हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटीज से। यहाँ पे आपने एक सरफेस लिया है जो कि क्यूब की फॉर्म में है, जिसका वॉल्यूम v है। यहाँ से क्यू चार्ज जो है आपका बाहर आ रहा है। अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा तो आपको पता है कि करंट भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और अगर कहीं पे भी करंट फ्लो करता है तो जो आपका चार्ज प्रेजेंट होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। अगर उसी बेसिस पे हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम I इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे Q जो है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहने वाला है। Q इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो आपका करंट जो है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds होता है। अब आपके पास दो वैल्यूज आई हैं करंट की, तो हम अगर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds जो है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर आने वाला है। वहीं आपको पता है Q जो होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डीवी होता है, तो हम Q की जगह पे हम माइनस डी क्यू बाई डी टी की जगह पे माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीवी भी लिख सकते हैं। वहीं हम लोग जब बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जगह पे आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, एक जगह पे आपके पास सरफेस इंटीग्रल है। तो हमने जब इनकी बात करी थी तो हमने कहा था कि जब भी दो अलग अलग इंटीग्रल्स आपके पास होते हैं तो आपको दोनों को इक्वल करना होता है। तो या तो मैं सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करूंगा या फिर वॉल्यूम को सरफेस में। तो हम लोग यहाँ पे सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ J dV इक्वल्स टू वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल रो बाय डेल टी dV आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को यहां लेके जाएंगे तो आपका नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल जो है और dV जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो बाय डेल टी dV जो है वो आपका 0 हो जाएगा। वहीं आप अब इधर 0 है, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो आप इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपका डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो बाय डेल टी जो है वो 0 हो जाएगा। ये आपकी जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसे हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल्स टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। वहीं जब हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ये चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। वहीं जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो आपके चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में। वहीं अगर आप करंट डेंसिटी के डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के नेगेटिव रेट चेंज के बराबर होता है। वहीं अगर आप स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो आपका जो रो है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है, यानी कि आपका डेल रो बाय डेल टी जो है वो 0 रहने वाला है, जिसके बेस पे आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो कि डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल्स टू माइनस डेल रो बाय डेल टी थी वो डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। वहीं अगर हम मॉडिफाइड इक्वेशन की बात करते हैं तो जो पहले हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज की है उसको हमने नॉर्मल करंट फ्लो के बेस पे ड्राइव किया है। वहीं जब हम लोग मॉडिफाइड इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ और एम्पियर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये जो मॉडिफाइड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो आप गॉस लॉ और एम्पियर लॉ से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक वेक्टर आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं कि जब भी आप किसी भी वेक्टर फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं, किसी भी वेक्टर फील्ड, चाहे यहाँ मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो, चाहे कोई और फील्ड हो, उसके कर्ल का जब आप डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो हमेशा 0 रहता है। तो स्टार्ट करते हैं अम्पियर्स लॉ से। अम्पियर लॉ आपको कहता है कि कर्ल ऑफ बी जो होता है वो म्यू नॉट J होता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड में डाइवर्जेंस लेंगे। आपको अम्पियर्स लॉ में दोनों साइड में क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है। डाइवर्जेंस लेने पे आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट J। अभी हमने बात करी थी कि किसी भी कंपोनेंट के कर्ल का डाइवर्जेंस अगर आप लेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसकी जगह पे आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट J इक्वल्स टू 0 आएगी। वहीं हम लोग म्यू नॉट जो है हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाके 0 के नीचे ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइवर्जेंस ऑफ J जो है वो क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। वहीं आप जब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या कह रही थी, डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो बाय डेल टी जो है वो 0 है। पर यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस ऑफ J क्या आ गया, 0 आ गया। तो उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास डेल रो बाय डेल टी जो है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। वहीं हमने अभी सिग्निफिकेंस की बात करी थी, वहां पे हमने कहा था कि जब भी स्टैटिक फील्ड्स होती हैं
जब भी आपके पास स्टैटिक फील्ड्स होती हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के लिए, तो वो आपका डेल रो बाय डेल टी जो है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो वही रिजल्ट हमारे पास एक बार फिर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट तो हमारा एम्पियर लॉ से आ गया, अब हमें गॉस लॉ यूज करना है। अब हम गॉस लॉ पर आते हैं। गॉस लॉ के बेस पे हम देखेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो होता है वो रो बाय एप्सिलॉन नोट होता है। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी जो है टाइम के बेसिस पे हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डेल ई बाय डेल टी इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नोट ऑफ डेल रो बाय डेल टी। ये इक्वेशन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके आने वाली है। वहीं इस एप्सिलॉन नोट को आप यहां मल्टीप्लाई के लिए ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन जो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल रो बाय डेल टी। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ जे को ऐड करना है इस दोनों साइड्स में। इस इक्वेशन के दोनों साइड में आप लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ जे को ऐड करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन आएगी डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी। वहीं हमने अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो आपकी यही कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है जो कि आपकी जीरो के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी इक्वल्स टू जीरो। अब आप इस एप्सिलॉन नोट को अंदर ले जा सकते हैं और एप्सिलॉन नोट ई हो जाएगा, उसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही हमने किया है, हम एप्सिलॉन नोट को अंदर ले आए हैं, उसको हमने फिर डी से रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पे क्या है, मैक्सवेल आपको कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, जे को आपको जे प्लस डेल डी बाय डेल टी से रिप्रेजेंट करना है। किसमें, इक्वेशन 2 में, जो कि आपकी एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन थी। एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन आपको क्या कह रही थी, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। तो आप क्या करेंगे, यहां पे जे की जगह पर जे प्लस डेल डी बाय डेल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी कर्ल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। जो आपका डेल डी बाय डेल टी है उसको आप डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए एग्जिस्ट करता है। अब हमने बात करी मॉडिफाइंग इक्वेशन की, तो आपने मॉडिफाइड इक्वेशन देख लिया, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करी है। तो अब हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है और कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस में आपको देखने को मिलती है। इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का जो रेट चेंज होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का जो रेट चेंज होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। मान लीजिए आपका करंट जो है किसी वायर से पास हो रहा है और वो वायर जो है कोई एक सर्टेन सिमेट्री फॉलो कर रही है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन होने वाला है वो एम्पियर लॉ से ऑब्टेन होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ आपका सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस जो होता है वो म्यू नॉट आई होता है। आई को काय के साथ हमने एंक्लोज लिखा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लोज लूप की, क्लोज्ड सरफेस की। वहीं ये जो इक्वेशन है ये कहती है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है किसी क्लोज्ड लूप में वो म्यू नॉट आई एंक्लोज्ड के इक्वल होगा। यहाँ पे आई एंक्लोज्ड जो है वो आपका कंडक्शन करंट है जो कि एक क्लोज्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपने चार्जिंग कैपेसिटर्स लिए हैं, जो आपकी कंडक्टिंग वायर है वो क्या करेगी, आपका करंट आईसी को एक प्लेट में अंदर लेके आएगी और दूसरी प्लेट में वो बाहर जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्लेट चार्ज होती रहेगी वैसे वैसे आपका ये जो करंट है वो इंक्रीज या जो चार्ज है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जिस पाथ की हम बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे और हमें ये इक्वेशन मिलती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई या फिर म्यू नॉट आई सी। अभी हमने डेफिनेशन की भी बात करी है, सेम वही हो रहा है एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं एक दूसरा सरफेस जो है वो आपके इस पाथ को बांध लेता है, बाउंड कर लेता है। तो आपको दिखेगा कि कोई भी करंट जो है वो इस सरफेस को पियर्स नहीं कर पाएगा, मतलब इस सरफेस से आगे नहीं जा पाएगा कैपेसिटर प्लेट्स में। तो अपने आप में आपका एम्पियर्स लॉ जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि म्यू नॉट आई जो है आपका क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। अब ये क्या करेगा, ये आपके रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आप थोड़ा सा बाद में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो आपकी कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके अंदर इंस्टेंटेनियस चार्ज है कुछ ना कुछ। वो इंस्टेंटेनियस चार्ज जो क्यू है वो उसको आप सी डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो डेल वी है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका चार्ज जो है वो फ्लो करता है। यानी कि आपकी कैपेसिटर चार्ज जब रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के बीच में वो चेंज होगी, जिसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो करने वाला है।
अब वहीं हम देखते हैं, हमने बात करी कि आपका चार्ज जो है वो सी डेल वी है। अगर हम सी की बात करें तो ये कैपेसिटर का चार्ज है, तो सी जो है वो रहने वाला है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी रहने वाला है। ये कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू आने वाली है। डेल वी जो है उसकी वैल्यू ई डॉट डी होती है। अगर आप क्यू, टोटल क्यू की बात करें तो वो सी डॉट डेल वी, आप सी और डेल वी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, आपके पास चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन नॉट फाई ई आने वाली है। वहीं जब आप आईसी की बात करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटर करंट की बात करते हैं, तो वो डी क्यू बाई डी टी होता है। यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट फाई ई रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इक्वल्स टू आई सी। वहीं आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट आने वाला है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी रहने वाला है। इस आईडी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अगर हम लोग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं किसी कर्व्ड सरफेस से, तो फ्लैट सरफेस में जो आपका करंट होता है, आईसी जो आपका होता है, वो उसके बराबर होता है। तो हम उसी चेंज की बात कर रहे हैं। तो आपका एम्पियर्स लॉ का जो जनरलाइज्ड फॉर्म है अब वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी एनक्लोज्ड। यहाँ पे अब आप आईसी की बात करेंगे तो वो आपका म्यू नॉट नॉर्मल आई लिख सकते हैं आप उसे एनक्लोज्ड के लिए, और आईडी की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी की वैल्यू है। यहां से आपको क्या मिला, जनरलाइज्ड फॉर्म मिल गया, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। वहीं यहां पे मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब आप जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं एम्पियर लॉ की नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, ये तो जनरलाइज्ड फॉर्म है जो हमने पहले बात करी थी, बी डॉट डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की बात करी थी। तो वहां पे आप देखते हैं कि जब आपका करंट जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो एम्पियर लॉ जो है वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जब आप एक एनक्लोज सरफेस लेते हैं उसके अंदर जब चार्ज वेरी कर रहा होता है तो हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करंट जो है उसके अंदर ऐड करना होता है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये मैक्सवेल ने आपको एक वैल्यू दी जिसको कि आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया। थैंक यू।